Today we are discussing all about the magnetic properties of solid. Student, the first observation about the magnetic properties of solid was presented by the Ampere. स्टूडेंट एम्पेयर ने अपनी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड से मुतल्लिक थी उसमें उसने एक्सप्लेन इसको कुछ इस तरह से किया कि जैसे कि आप लोग प्रीवियस चैप्टर जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ चुके हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग लूप और करंट कैरिंग सोलिनॉइड के अराउंड एक फील्ड जनरेट होता है और उस फील्ड को आप लोग नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर या सोलिनॉइड या लूप के अराउंड जो फील्ड जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो किस वजह से होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ द मूविंग चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर, लूप और सोलिनॉइड। कि एक कंडक्टर, लूप या सोलिनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो इस वजह से होता है कि उस लूप में, कंडक्टर में या सोलिनॉइड में चार्जेस का फ्लो होता है, वहाँ पे सर्कुलेटिंग करंट्स जनरेट होते हैं, इसी वजह से उनके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी एम्पेयर की, अकॉर्डिंग टू एम्पेयर, एम्पेयर ने ये सजेस्ट किया कि एक मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो एग्जिस्ट करता है और या एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड या करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, दोनों सिमिलर हैं। मीन एक उसने परमानेंट बार मैग्नेट लिया, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थी, और एक उसने करंट कैरिंग सोलिनॉइड ली, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड थी, दोनों में सिमिलैरिटीज थी। आप यूं कह सकते हैं द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ परमानेंट बार मैग्नेट और अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड आर सिमिलर टू ईच अदर। तो उसने बोला कि जिस तरह से एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, सेम उसी तरह से एक परमानेंट बार मैग्नेट के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स दैट व्हाट्स हैपनिंग, उसने ये बोला कि अगर एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड में जस्ट बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो जो परमानेंट बार मैग्नेट है उसमें भी क्या हो रहा है, उसमें भी जो मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड है वो जस्ट बिकॉज ऑफ सर्कुलेटिंग करंट और मोशन ऑफ चार्जेस की वजह से। मैं रिपीट कर देता हूं कि एम्पेयर ने ये देखा, एम्पेयर ने ये ऑब्जर्व किया कि जिस तरह से एक करंट के अराउंड आप लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व कर जिस तरह से आप लोग एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करते हैं, वो सिमिलर है टू द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ परमानेंट बार मैग्नेट। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ अ चार्जेस इन दैट कंडक्टर एग्जिस्ट करता है। उसी तरह उसने बोला कि एक परमानेंट बार मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है अगर, तो वो भी किस वजह से होगा कि उस परमानेंट बार मैग्नेट में ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो ये उसका सपोजिशन था, लेकिन इन अर्लियर इस सपोजिशन को साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त तक जो है ना एटम का स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन ही नहीं हुआ था। लेकिन लेटर ऑन जैसे ही एटम का स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन हुआ, एटम के स्ट्रक्चर की डिस्ट्रीब्यूशन हुई कि एटम जो है वो कंसिस्ट करता है एक हैवी पॉजिटिव पोर्शन पे जिसको आप लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस के अराउंड स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो उसके बाद जब साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया, जब एटम का स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया, तो साइंटिस्ट ने इस बात की तस्दीक की कि जो एम्पेयर का कंसेप्ट था वो बिल्कुल 100% ठीक था कि एक परमानेंट मैग्नेट की में जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ चार्जेस इन दैट मैग्नेट की वजह से होता है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें कि क्या व्यू था एम्पेयर का, मैग्नेटिक व्यू फर्स्ट हेल्ड बाय द एम्पेयर, ऑल मैग्नेट इफेक्ट्स आर ड्यू टू द सर्कुलेटिंग करंट और मूविंग चार्जेस की जो तमाम मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट किसी भी परमानेंट मैग्नेट में, वो किसकी वजह से होते हैं? सर्कुलेटिंग करंट्स की वजह से होते हैं, या जस्ट बिकॉज ऑफ मूविंग चार्जेस इन दैट परमानेंट मैग्नेट की वजह से होते हैं। लेटर ऑन जैसे ही एटम का स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ, ये मेरे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एक एटम का स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास ये जो सेंट्रल पोर्शन है इसको आप लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस के अराउंड ये सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जिनमें मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में ये कोई ना कोई मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, और ये सेकंड ऑर्बिट है, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन हैं जो कि रोटेट कर रहे हैं अराउंड दी न्यूक्लियस, अराउंड दिस सेंट्रल पार्ट। अगर हम लोग स्टूडेंट बात करें द मोशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम और द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन में दो तरह का मोशन होता है। इलेक्ट्रॉन एक तो इस
ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करते हैं। एक और मोशन भी होता है कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन मोशन भी परफॉर्म करते हैं। इट मींस दैट एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस आर परफॉर्मिंग टू टाइप्स ऑफ मोशन। वंस they are orbiting around the nucleus as well as they are spinning about their own axis of rotation। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड भी रोटेट करते हैं और अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करते हैं। इट मींस दैट इलेक्ट्रॉन्स में दो तरह का मोशन होता है, ऑर्बिटल मोशन एज वेल एज स्पिन मोशन। जबकि अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस अपने एक्सिस के अराउंड जस्ट स्पिन मोशन परफॉर्म करता है। तो जरा गौर से देखें, यहाँ पे जो किसी भी परमानेंट बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, according to Ampere concept, that's just because of the orbital as well as the spin motion of electron and spinning of the nucleus। कि कोई भी अगर हमारे पास बार मैग्नेट है उसके अराउंड अगर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द चार्जेस इन दैट मैग्नेट है। उस मैग्नेट में जो एटम्स हैं, एटम के इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भी रोटेट कर रहे हैं, वो भी मूव कर रहे हैं, और उसका जो सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस वो भी मूव कर रहा है। देखिए गौर से, ये इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में इस तरह से रिवॉल्व करेंगे, ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है ये क्या बनाएगा, ये एक सर्कुलेटिंग लूप ऑफ करंट ही बनाएगा। इलेक्ट्रॉन का मोशन ही तो करंट होता है। यस, दिस विल जनरेट अ स्पेसिफिक करंट। ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन एक करंट जनरेट करेगा, और इनका जो स्पिनिंग मोशन है ये भी कोई ना कोई इसका करंट बनाएगा, कोई ना कोई इफेक्ट होगा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ करंट हो रहा है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस हो रहा है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन की वजह से कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट स्टूडेंट अराइज करेंगे, जनरेट होंगे, इंड्यूस होंगे। अगर हम लोग बात करें ये जो स्पिन मोशन ऑफ न्यूक्लियस है स्टूडेंट, इसकी वजह से भी कोई ना कोई मैग्नेटिक इफेक्ट अराइज करते हैं, लेकिन जो मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू स्पिनिंग मोशन ऑफ न्यूक्लियस होते हैं वो निग्लिजिबल होते हैं, उनको हम लोग क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट। तो हम लोग अगर बात करें एक एटम की वजह से उसका जो मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड एग्जिस्ट करेगा, वो जस्ट बिकॉज ऑफ स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस की स्पिनिंग मोशन है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना है वो निग्लिजिबल होना है, स्मॉल होना है, एज कंपेयरिंग टू दी स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग यहाँ पे बात करें, एक अगर हमारे पास एटम है, इसमें इसके एटम के अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन की दो तरह की मोशन की वजह से इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। अब यूं कह सकते हैं कि किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कौन डिफाइन करेगा, उस मटेरियल के एटम्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशंस जो होगी स्टूडेंट, वो किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करेंगी कि उस मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी होनी है। वो मटेरियल जो है एक परमानेंट मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगा, वो मटेरियल जो है एक लो क्वालिटी मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगा, या वो मटेरियल बिल्कुल भी मैग्नेटिक के तौर पे बिहेव नहीं करेगा। ये कौन डिसाइड करेगा, उस मटेरियल के एटम्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल और स्पिन मोशन ये डिसाइड करेगी। इट मींस दैट द मैग्नेटिज्म, द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म are the electron, or you can say that the electrons orbital or spin motion are the source of the magnetism in a material। किसी भी मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन होती है स्टूडेंट अराउंड द न्यूक्लियस, वो इसकी यूं कह सकते हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबल है कि वो मटेरियल एक मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगा या नहीं करेगा। तो ये डिसाइड करेगा। देखिए, अगर ये हमारे पास एक एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, अगर उनकी ऑर्बिटल और स्पिन मोशंस का जो इफेक्ट है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो ये जो एटम है स्टूडेंट एक टाइनी मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगा। इसका एक पोल जो है ना, एक साइड नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, एक साइड साउथ पोल बिहेव करेगा। सेम उसी तरह से कि जिस तरह से आप लोग एक सॉलिनॉइड में से करंट पास करवाते हैं, तो उसका एक एंड जो है वो नॉर्थ पोल के तौर पे बिहेव करता है, एक एंड साउथ पोल के तौर पे बिहेव करता है। सिमिलरली, ड्यू टू द orbital and spin motion of electron inside a atom will behave as a tiny magnet। एक स्मॉल मैग्नेट के तौर पे वो एटम बिहेव करेगा। उसका एक साइड नॉर्थ पोल के तौर पे बिहेव करेगा, एक साइड साउथ पोल के तौर पे बिहेव करेगा। यही वजह है कि अगर आपके पास एक परमानेंट बार मैग्नेट हो लैब के अंदर, ये सपोज कर लें परमानेंट बार मैग्नेट है, आप इसको दो पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। जबकि परमानेंट बार मैग्नेट की एक साइड पे नॉर्थ पोल लिखा होता है, एक साइड पे साउथ पोल लिखा होता है। आप अगर एक परमानेंट बार मैग्नेट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो फिर भी
उसके जो दोनों हिस्से होंगे उस दोनों हिस्सों का भी एक पोल नॉर्थ होगा, एक साउथ होगा, एक नॉर्थ होगा, एक साउथ होगा। इट मीन्स दैट आप कभी भी किसी मैग्नेट का जो है ना साउथ या नॉर्थ पोल को सेपरेट आउट नहीं कर सकते, या फिर यूं कह सकते हैं मोनोपोल जो होता है, साउथ और नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी वजह क्या है कि कोई भी एक परमानेंट बार मैग्नेट है या परमानेंट मैग्नेट है, वो मैग्नेट क्यों है? क्योंकि उसके अंदर मौजूद तमाम एटम्स जो हैं स्टूडेंट, उन एटम्स में इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन की वजह से वो तमाम एटम बिहेव कर रहे हैं एज अ टाइनी मैग्नेट्स, और वो तमाम टाइनी मैग्नेट्स मिलकर एक परमानेंट बार मैग्नेट जनरेट करते हैं। इट मीन्स दैट अगर आप लोग इस बार मैग्नेट को ब्रेक करते हो दो हिस्सों में, जिस तरह से ये है कि आपने इसको ब्रेक कर दी है, ये एक बार मैग्नेट था, ठीक है, इसका एक नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, आपने इसको ब्रेक किया दो हिस्सों में, ठीक है, तो आपके ख्याल में नॉर्थ साउथ इधर हो गया, नॉर्थ इधर नहीं, ये फर्दर आपने इसको जब ब्रेक किया दो हिस्सों में तो फर्दर एक साइड नॉर्थ बन जाएगा, एक साउथ बन जाएगा, फर्दर इसमें एक साइड नॉर्थ बन जाएगा, एक साइड साउथ बन जाएगा। उसकी रीजन ये है कि आप लोग कभी भी नॉर्थ या साउथ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो नॉर्थ एंड साउथ का कैरेक्टरिस्टिक है, ये कहाँ पे होता है? एटॉमिक लेवल पे होता है। इवन दैट कि एक एटम भी इस बार मैग्नेट का होगा ना, तो उसका भी एक साइड नॉर्थ होगा, एक साउथ होगा, बिकॉज once only single atom is behaving as a tiny magnet due to the movement of the electron। इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से एक सिंगल एटम भी एक टाइनी बार मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगा। सो द मोनोपोल ऑफ अ नॉर्थ और साउथ पोल डज नॉट एग्जिस्ट। यू कैन नॉट सेपरेट आउट द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इन्हीं बेसिस पे स्टूडेंट हम लोग इनको डिफ्रेंशिएट करें, हम लोग यहाँ पे मटेरियल्स को डिफरेंशिएट करें कि ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो तीन तरह की हमारे पास टाइप्स आती हैं मटेरियल्स की ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। दैट्स अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दैट्स अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड ऑन लास्ट दैट्स अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हम लोग मटेरियल्स को तीन डिफरेंट टाइप्स में जो है ना डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें, जैसे मैं बात कर रहा था, एक हमारे पास सिंगल एटम है, इसमें ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैसे बिहेव करेगा? टाइनी बार मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगा। और ये टाइनी बार मैग्नेट जो होगा, ये टाइनी मैग्नेट जो होगा, इसका एक साइड साउथ होगा, एक साइड नॉर्थ होगा, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम देंगे। तो इसका मैंने डेफिनेशन जहां पे लिखी है, एन एटम इन विच देयर इज अ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट। एक ऐसा हमारे पास एटम जिसमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विच अराइजेज ड्यू टू द ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक हमारे पास सिंगल एटम जो है, उसका जो टोटल इफेक्ट है स्टूडेंट ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर वो एक मैग्नेट के तौर पे बिहेव करे, तो उसे आप लोग क्या नाम देंगे? उसे आप लोग मैग्नेटिक डाइपोल का नाम देंगे। रिपीट कर देता हूं, एन एटम इन विच द देयर इज अ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट। वो एटम जिसमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एक टाइनी मैग्नेट के तौर पे बिहेव करे इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक डाइपोल। आप उस एटम को या तो टाइनी मैग्नेट बोलेंगे या उसे मैग्नेटिक डाइपोल का नाम देंगे। तो जिस तरह से मैं बात कर रहा था मैग्नेट, हम लोगों ने मटेरियल्स को थ्री डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंशिएट किया है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है स्टूडेंट, वो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस इन विच द स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर सो ओरिएंटेड in atoms that their magnetic field support each other are called the paramagnetic substances। स्टूडेंट, ऐसे मटेरियल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल और स्पिन मोशन इस तरह से ओरिएंटेड हो कि उनकी वजह से जो फील्ड जनरेट होना है, उनकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट रिड्यूस होना है, अगर वो एटम्स का, तमाम एटम्स का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करे, इट मीन्स दैट एक मटेरियल है, उसके अंदर एटम्स हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, उन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अगर एक मटेरियल के अंदर उन एटम्स वो और जो एटम्स होंगे वो टाइनी मैग्नेट के तौर पर बिहेव करेंगे। अगर तमाम एटम्स किसी भी सॉलिड के उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो पैरेलल हों, एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो इस टाइप ऑफ मटेरियल को आप लोग नाम देंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का, या पैरामैग्नेटिक मटेरियल का नाम देंगे द सब्सटेंसेस in which the atoms in which the motion of a spin, the substances in which the spin and orbital motion of electron, ऐसे substances जिसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल मोशंस जो है स्टूडेंट आर सो ओरिएंटेड इन एटम्स, एटम्स में इस तरह से ओरिएंटेट हूं
दैट देयर मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट ईच अदर, कि उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक दूसरे को सपोर्ट करे। मीन हर एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एटम का जो तमाम एटम्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो एक दूसरे को सपोर्ट करे, मीन पैरेलल हूं, एक ही डायरेक्शन में हूं, तो उस सब्सटेंसेस को हम लोग नाम देंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का। इसके एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें, वो है सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एंड एक्स्ट्रा। ये तमाम सब्सटेंसेस जो हैं स्टूडेंट, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। और अगर इनको हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो है ना प्लेस कर दें स्टूडेंट, ये वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वीकली सपोर्ट करते हैं। ये स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं करते, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वीकली सपोर्ट करते हैं। मीन आप इनके ऊपर कोई परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये उसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन वीकली। उसकी वजह क्या है, इसके अंदर जो तमाम एटम्स है वो टाइनी मैग्नेट्स तो हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होते, वो रैंडमली ऑर्डर में होते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास तमाम एटम्स का मैग्नेटिक फील्ड है वो एक पार्टिकुलर जो है ना डायरेक्शन में नहीं होता, बल्कि वो रैंडम डायरेक्शंस में होते हैं, तभी ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वीकली सपोर्ट करते हैं। Diamagnetic substances, the substances in which the field produced due to the spin and orbital motion of electron cancel each other। ऐसे substances जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशंस की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होना है एटम्स के अंदर, अगर वो एक दूसरे को कैंसिल कर दें, मीन एक एटम का जो फील्ड है दूसरे एटम के फील्ड को कैंसिल कर दे, दूसरे एटम का फील्ड तीसरे फील्ड के एटम के फील्ड को कैंसिल कर दे, मीन तमाम एटम्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू द ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर वो एक दूसरे को कैंसिल कर दें तो उस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस को हम लोग नाम देते हैं स्टूडेंट डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का। अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल है, कॉपर है, बिस्मथ है, एंटीमनी एंड एक्स्ट्रा, दीज आर दी डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये सब्सटेंसेस जो हैं, ये अगर इनको हम लोग पुट करें इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये इस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को द सब्सटेंसेस इन विच द फील्ड ऑफ एटम सपोर्ट ईच अदर इन सच अ वे दैट they exhibit a strong magnetic effect are called the ferromagnetic substances। स्टूडेंट ऐसी सब्सटेंसेस जिसमें एटम्स एक दूसरे के फील्ड को इस तरह से सपोर्ट करते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट जो है वो एग्जिबिट करेंगी, उसे आप लोग नाम देते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का। या ऐसी सब्सटेंसेस जिनमें एटम्स एक दूसरे के फील्ड को स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करते हैं, उसे आप लोग नाम देते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का। अगर हम लोग बात करें एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो उसमें हमारे पास आयरन है, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम डाइऑक्साइड एंड अल्निको, दीज आर दी बेस्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस स्टूडेंट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ऐसा क्या हो रहा है कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली सपोर्ट करती हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वीकली सपोर्ट करती हैं, और जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट नहीं करती। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे डोमेन्स थ्योरी। अगर हम लोग डोमेन्स थ्योरी की बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डोमेन्स का क्या मतलब होता है। डोमेन्स आर दी मैक्रोस्कोपिक रीजन इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। स्टूडेंट डोमेन्स जो होती हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में मैक्रोस्कोपिक रीजन्स हैं, स्मॉल रीजन्स हैं इन दी ऑर्डर ऑफ अ मिलीमीटर। मिलीमीटर रेंज के ये स्मॉल रीजन्स होते हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं डोमेन्स का। इन विच मैग्नेटिक field due to the spin and orbital motion of electron are parallel। इन डोमेन्स के अंदर जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है स्टूडेंट विच इज अराइजेस ड्यू टू द ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। एंड एटम कोऑपरेट विद ईच अदर टू एग्जिबिट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और एक डोमेन्स में जो एटम्स होते हैं एक दूसरे के फील्ड को इस तरह से सपोर्ट करते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एग्जिबिट करती हैं। इनको हम लोग डोमेन्स का नाम देते हैं। तो जो डोमेन्स होती हैं, एक डोमेन में स्टूडेंट जो एटम एग्जिस्ट कर सकते हैं वो 10 पावर 12 टू 10 पावर 16 के ऑर्डर में होते हैं। इन डोमेन्स एटम्स इन अ डोमेन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 पावर 12 टू 10 पावर 16। मीन डोमेन्स किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में स्मॉल रीजन्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन की वजह से अराइज होने वाले मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, मीन एड अप होते हैं, या फिर यूं कह लें कि उसमें जो एटम्स हैं एक दूसरे के फील्ड को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं,
और उनकी वजह से जो है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। आप यूं भी कह सकते हैं कि जो एक डोमेन होता है, एक स्मॉल मैक्रोस्कोपिक रीजन होता है जिसमें 10⁻12 टू 10⁻16 के ऑर्डर में एटम्स होते हैं, और इन तमाम एटम्स की वजह से ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो मैग्नेटिक इफेक्ट राइज करेगा वो कैसा होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो स्ट्रॉन्ग वैल्यू होगी, और आप यूं भी कह सकते हैं कि एक डोमेन जो है वो एक स्मॉल मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगा। यहाँ पे मेरे पास मटेरियल है, उस मटेरियल का कुछ पार्ट लिया है, तो यहाँ पे मैंने डोमेन्स को रिप्रेजेंट किया है। देखिए ये एक डोमेन है, ये एक मैक्रोस्कोपिक रीजन है, इसमें मौजूद जो एटम है उनकी वजह से जो तमाम मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो किसी इस डायरेक्शन में होगा। इस डोमेन में देखें, इस डोमेन में भी जो मौजूद एटम्स हैं उन एटम की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा स्टूडेंट, उसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में होगा। ये जो एरोज मैंने लगाए हैं ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे जो हेड है ये नॉर्थ पोल ऑफ डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो टेल है साउथ पोल ऑफ डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सारे जो है ना स्मॉल रीजन्स जो मैक्रोस्कोपिक रीजन्स हैं ये डोमेन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनमें एटम्स किस ऑर्डर में हो सकते हैं, इस ऑर्डर में एटम्स हो सकते हैं, और उन एटम्स की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो कैसा होगा, पैरेलल टू ईच अदर होगा, या वो सम हो रहा होगा, और ये स्मॉल डोमेन्स बिहेव करेंगे एज अ मैग्नेट, स्मॉल मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पोर्शन ऑफ मटेरियल है, अब यूं कह सकते हैं ये एक अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो डोमेन्स हैं वो इस ऑर्डर में होगी। आप यूं कह सकते हैं दिस इज द पोर्शन विच इज रिप्रेजेंटिंग द अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल। ये अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल का जो है ना डोमेन्स हैं जो कि किस ऑर्डर में है, ये जो है ना रैंडम डिसऑर्डरनेस में है। ये डोमेन्स देखें, किसी की कोई डायरेक्शन है, किसी की कोई डायरेक्शन है, तो ओवरऑल जो यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट होगा इन डोमेन्स की वजह से इस सॉलिड के अंदर वो कितना होगा, 0 के इक्वल होगा। लेकिन अगर हम लोग इसी सॉलिड को जिसमें डोमेन्स डिसऑर्डरनेस में है प्लेस कर दें एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, तो इसके अंदर जो डोमेन्स हैं वो खुद को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, देखिए गौर से इस पिक में उन्होंने खुद को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन कर लिया है, ऑल्टरनेस में आ गई हैं, पेरियोडिसिटी में आ गई हैं। अब ये जो डोमेन्स हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल के सामने अपना साउथ पोल सेट कर देंगी, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साउथ पोल के सामने अपना नॉर्थ पोल सेट कर देंगी। इस तरह से ये खुद को अलाइन कर लेंगी। और अब हम लोग बोलेंगे ये जो अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस था, अब यहाँ पे जब हमने इसको प्लेस किया एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, अब इसकी डोमेन्स अलाइन हो गई हैं, तो ये अब एक मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम लोग बात करें इसी बेस पे कि मैग्नेटिक मटेरियल को किन टाइप्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उसकी 2 टाइप्स हैं फर्दर। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, द सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज आर कॉल्ड द सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसी सब्सटेंसेस जिनको आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है उन्हें आप लोग सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल या सॉफ्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का नाम देंगे। इट मीन्स दैट अगर हम लोग इस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनकी डोमेन्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगी, और हम बोलेंगे ये मटेरियल क्या हो गया है, मैग्नेटाइज हो गया। जैसे कि ये है, ये सपोज कर लें अनमैग्नेटाइज है, अगर ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, इसको हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं रिएक्शन ऑफ सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी डोमेन्स खुद को अलाइन कर लेंगी। हम बोलेंगे ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो गया है, मैग्नेटाइज हो गया, आसानी से कम एनर्जी डिसिपेशन पे मैग्नेटाइज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करें, अगर ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल था, जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को आप लोग रिमूव करेंगे, ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में जो अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स है वो भी खत्म हो जाएगी। डोमेन्स दोबारा से क्या हो जाएंगी, डिसऑर्डरनेस में आ जाएंगी, डी अलाइन हो जाएंगी। तो इस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस को हम लोग नाम देते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का, जिसमें आप लोग मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं तो डोमेन्स खुद को सेट कर लेती हैं, अलाइन हो जाती हैं। जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं वो डोमेन्स खुद को डी अलाइन कर लेती हैं। तो इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में वो हमारे पास आयरन इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, द सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी इजिली मैग्नेटाइज आर डीमैग्नेटाइज। ऐसी सब्सटेंसेस जिसको आप आसानी से मैग्नेटाइज नहीं कर सकते, अगर एक बार मैग्नेटाइज हो गई हैं तो उनको आप लोग आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते। इन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस को आप लोग नाम देंगे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल या हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का। सपोज करिए हमारे पास पीस ऑफ हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो उसको अगर हम लोग प्लेस करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसका नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है,
तो जैसे हम लोग इसको प्लेस करेंगे अंडर द एक्शन ऑफ सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये इसकी डोमेन्स आसानी से अलाइन नहीं होंगे। लेकिन अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को स्ट्रॉन्ग बढ़ाते जाते हैं तो एक टाइम आएगा कि ये जो डोमेन्स हैं खुद को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या कर लेंगी, अलाइन कर लेंगी। अब जब इसकी डोमेन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन हो गई हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की, अगर हम लोग ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देते हैं तो आफ्टर द रिमूविंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये डोमेन्स दोबारा से डी अलाइन नहीं होगी। अब जब ये मैग्नेटिक मटेरियल जो है एक बार मैग्नेटाइज हो गया है, आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। तो इस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस को हम लोग नाम देते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का, और इसकी एग्जांपल है स्टील एंड alnico। ये बेस्ट हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल हैं। जितने भी बेस्ट परमानेंट मैग्नेट होते हैं स्टूडेंट, वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से प्रिपेयर किए जाते हैं, क्योंकि एक बार इनकी डोमेन्स अलाइन हो जाएं तो दोबारा से ये डी अलाइन नहीं होती इतनी आसानी से। तो इनको हम लोग नाम देते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें थर्मल वाइब्रेशंस की, अगर आप लोग एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं स्टूडेंट, तो उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मौजूद सब्सटेंस जो डोमेन्स होंगी उनके अंदर जो एटम्स हैं उस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। आफ्टर एब्जॉर्बिंग द हीट एटम्स की थर्मल वाइब्रेशंस इंक्रीज होंगी, उनमें थर्मल ऑसिलेशंस जो प्रोड्यूस होंगी, उसकी वजह से उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो डोमेन्स हैं वो क्या हो जाएंगी, डी अलाइन हो जाएंगी। अगर वो डी अलाइन हो जाएंगी, अगर वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक मैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, आपने उसको हीट प्रोवाइड की, उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो उस मैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो डोमेन्स हैं वो आफ्टर एब्जॉर्बिंग द हीट वो डी अलाइन होंगी और वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो अनमैग्नेटाइज हो जाएगा। इट मींस दैट अगर आप लोग एक परमानेंट मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करना चाहते हैं, आप उसे हीट प्रोवाइड करें। जब आप लोग हीट प्रोवाइड करेंगे, वो एक मैग्नेटाइज मटेरियल के अंदर मौजूद जो डोमेन्स हैं उसके जो एटम्स हैं डोमेन्स में पार्टिकुलर डायरेक्शन में उनका एक मैग्नेटिक फील्ड है, हीट की जब वो एब्जॉर्ब करेंगे थर्मल ऑसिलेशन की वजह से उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डी अलाइन हो जाएगा। ठीक है, उनकी डोमेन्स डी अलाइन हो जाएंगी, तो वो एक मैग्नेट नहीं रहेगा, वो अनमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पे एक मैग्नेटाइज मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाए, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि ऐसा मटेरियल जिस पे एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, उसको आप लोग नाम देते हैं क्यूरी टेम्परेचर का। द टेम्परेचर एट विच द मैग्नेट लूज देयर मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिस पे एक मैग्नेट अपनी मैग्नेटिज्म लूज कर देगा, उसको आप लोग नाम देंगे क्यूरी टेम्परेचर का। या फिर यूं कह सकते हैं ऐसा टेम्परेचर जिस पे एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये सपोज कर लें फेरोमैग्नेटिक है, इसमें सारी डोमेन्स अलाइन है, अगर इसमें से ये इसकी डोमेन्स डी अलाइन हो जाए, ऐसी हो जाए, तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, उसको भी आप लोग क्यूरी टेम्परेचर का नाम देते हैं। तो जो आयरन है, आयरन का क्यूरी टेम्परेचर स्टूडेंट 750 सेल्सियस है। अगर आप लोग आयरन को 750 सेल्सियस टेम्परेचर पर लेके जाते हैं तो वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं रहेगा, बल्कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा।